हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें वैद्युत विभव की हम लोग आगे की हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ लिए थे और आपको बता दें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, अभी तक हमने आवेश पढ़ा था कि आवेश एक रखे हों तब वैद्युत विभव क्या होगा, लेकिन अब अगर कई आवेश एक साथ रखे हों तब उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़े से हिंदी लिखते हैं। यदि, ठीक है, यदि कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश, यदि कोई बिंदु आवेश प्लस Q1, ठीक है, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और माइनस 4Q प्लस Q5 कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3, R4, ठीक है, तथा R5 मीटर दूरी पर हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखिए, आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? V बराबर 1/4πε0 Q/r पढ़े हैं। ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कई आपको विभव में कई आवेश दिए हों तो वो जैसे चिन्ह होता है वही चिन्ह के साथ प्लस लगा के लिख दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, उस बिंदु पर कुल विभव जो होगा, ठीक है, क्या होगा? कुल विभव वो होगा V बराबर 1/4πε0। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या? Q1/R1। क्या लिख सकते हैं? Q1/R1 प्लस इसी प्रकार लिखेंगे 1/4πε0। अब देखिए Q2 प्लस में तो Q2/R2। इसी प्रकार आप डैश 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 क्या लिख सकते हैं? Q5, ठीक है, प्लस 1/4πε0 प्लस 1/4πε0 Q5/R5। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो सब में जो आएगा 1/4πε0 कॉमन आएगा। क्या आएगा? 1/4πε0 आएगा। तो जैसे ये मान दिया वैसे हम लिख देते हैं। Q1 प्लस में तो प्लस, नीचे R1, फिर प्लस Q2, ठीक है, फिर नीचे R2, फिर माइनस में है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस Q3, नीचे R3, माइनस में ये भी तो माइनस Q4/R4, प्लस में 5 है तो प्लस में Q5/R5। ठीक है, अब इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? वोल्ट। ठीक है, अगर कई आवेश दियो तो 1/4πε0 कॉमन लेकर बाकी फार्मूला हम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होगा। और आपको बता दें, इससे पहले की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीरियल से वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे की वीडियो हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग क्या है। तो इसके आगे जो हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है, तो हमें ये हेडिंग अब पढ़नी है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसके लिए एक हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चित्र बना लिए ये। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए और इसको हम बिंदु बी मान लें। क्या मान लें? बिंदु बी मान लें। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q1 आवेश है। ठीक है, और यहाँ पे आवेश Q2 है। ठीक, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसके बीच की दूरी हम स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। ठीक, तो अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे। तो याद रखिए, इसको हम समझते ऐसे हैं कि ये एक निकाय बन रहा है। क्या बन रहा है? एक निकाय बन रहा है। ठीक है, अब देखिए आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, समान प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और देखिए ये एक निकाय बना रहा है, तो इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं? तो याद रखिए, हम बोलते हैं कि जब, ठीक है, जब दो आवेशों को एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से दूर ले जाते हैं अथवा एक दूसरे के समीप लाते हैं। ठीक है, जब दो आवेशों को एक दूसरे के या तो समीप लाएंगे या एक दूसरे आवेश से दूर ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो फिर से समझिए, जब आवेशों को एक दूसरे के समीप अथवा एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो उनके बीच कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें लिखेंगे, जब आवेशों को, ये आप लोग समझ लीजिए आवेशों लिखा है। ठीक है, नहीं हम नीचे लिख दे रहे हैं, जब आवेशों को एक दूसरे, ठीक है, जब आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में, ठीक है, एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के या तो पास ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे। ठीक है, अथवा एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, संचित हो जाता है। इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा थी, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब आवेशों को एक दूसरे के पास अथवा एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों में निकाय
उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका फार्मूला हम लोग डेरिवेट करते हैं। एकदम छोटा सा फार्मूला होगा। ठीक, तो फार्मूला को समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना एक निकाय ए बी है। ठीक है, मान लिया कि एक निकाय क्या है, ए और बी है। ये क्या है, पॉइंट ए है और ये बी है। माना एक निकाय ए और बी है। ठीक है, ए और बी दो आवेशों Q1 और Q2। ठीक है, दो आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं आवेश Q2 B पर ना होकर अनंत पर है, B2 पर ना होकर अनंत पर है। ठीक है, कहाँ पर है, अनंत पर। तो Q1 के कारण, ठीक है, Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। ठीक है, ये जब अनंत पर था तो कोई विभव नहीं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, विभव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन चेंज करके यहाँ से आप लोग लिखेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। ठीक है, Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। ये फार्मूला होगा V बराबर 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन क्या होगा, R। ठीक, तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे V बराबर क्या होगा, 1/4πε0। यहाँ पे इसका मान होगा। तो अब देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा से। अब देखिए ये आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, ठीक है, Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, आप लोग हिंदी लिख लीजिए। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। यह जो कार्य होगा W बराबर होगा किस पर, Q2 पर किया जा रहा है, तो Q2 इंटू V। ठीक है, Q2 इंटू V। अब देखिए यहाँ पे हम मान रख देते Q2 को वैसे ही, और V का मान देखिए क्या है, 1/4πε0 क्यों। ठीक है, क्या, क्यों। अब देखिए Q1 के कारण था ना, तो ये Q1 और यहाँ पे Q1/R। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, कार्य आ गया। ठीक है, तो कार्य क्या है, W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, तो ये मान निकल कर आ गया। अब यही जो मान होगा, ठीक है, लिखेंगे यह कार्य ही निकाय, यह कार्य ही निकाय Q1 प्लस Q2 की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अतः फार्मूला इसका जो होगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब देखिए आपको पता है ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो ये जूल। ठीक है, तो आपको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में इतना ही पढ़ना था और ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार बैक करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब इसके आगे की हेडिंग को पढ़ते हैं। तो देखिए अगली हेडिंग क्या थी, अगली हेडिंग है समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ को आप समझिएगा। देखिए इसको समझने के लिए हम एक आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं, आवेश। यहाँ पे मान लिए प्लस Q आवेश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा है, प्लस Q आवेश। तो आपको पता होगा कि आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। ठीक है, आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक के चारों ओर क्षेत्र होता है,
वैसे ही आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो देखिए आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा को समझिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से अगर हम एक रेखा खींचें, ठीक है, चारों तरफ हम रेखा खींचें, तो जहाँ जहाँ पर, ठीक है, जहाँ जहाँ पर विभव का मान समान होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पर विभव का मान समान होगा उसे ही क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ। तो लिखेंगे क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ठीक है, खींचा गया वह पृष्ठ, ये खींचा गया सब पृष्ठ है, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरी जगह पर वैद्युत विभव का मान समान होगा, इसे क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। तो आप लोग परिभाषा लिखिए। तो आप लोग ये परिभाषा लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं तो ये परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, अथवा हम क्या कह सकते हैं? समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता होती है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। हेडिंग आप लोग डालिए समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो हेडिंग आप लोग डाल लिए होंगे। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, यह निम्न विशेषताएं होती है। ठीक, आप दोनों लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ की निम्न विशेषताएं होती है। पहली विशेषता आप लोग समझिए। ठीक है, तो पहली विशेषता में आप लिखेंगे, देखिए ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, ये समविभव पृष्ठ है, इसके किसी भी दो बिंदु, एक ये बिंदु मान ले तो दूसरा ये बिंदु, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होगा। इसके बीच जो डेल्टा वी का मान होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। लिख लिए होंगे आप लोग, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में आवेश को किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो आप लोग इसको लिखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम आराम से बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। लिखिए, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, मतलब कार्य नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग समझिए। ठीक है, अब देखिए समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ जो होगा प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस पे अगर हम देखें तो प्लस से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर भी बाहर की ओर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो समविभव पृष्ठ जो होगा लंबवत होगा। ये देखिए क्या है? लंबवत है। कैसे होता है? लंबवत। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। देखिए आप लोग समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के
प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए बस। ठीक है, हो गया 3 पॉइंट। नहीं, इसको 1 पॉइंट और समझ लीजिए, बाकी आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं बस 3 पॉइंट बहुत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटती हैं तो उस बिंदु पर 2 दिशाएं खींची जा सकती है। अगर ये देखिए ये गई है, अगर दूसरी यहाँ से इसको काट देगी तो यहाँ पे 2 क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, कितनी रेखाएं? 2 क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है, जो असंभव है। ठीक है, तो याद रखिए, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि प्रतिच्छेदित करती है तो वहाँ पे 2 क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ में हमें इतना ही पढ़ना था। इसके आगे की हेडिंग अब हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता। हेडिंग क्या देखेंगे? विभव प्रवणता। ठीक है, तो चलिए हेडिंग आप लोग भी डालिए। क्या डालेंगे हेडिंग? विभव प्रवणता। हेडिंग क्या है? विभव प्रवणता। तो आप लोग भी हेडिंग डालिए, विभव प्रवणता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिए। ठीक, तो अब देखिए इसको आप लोग समझेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ये देखिए। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, क्या लिखेंगे? बिंदु आवेश के कारण। यहाँ पे अगर हम ऐसे समझते हैं, ये कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, इधर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र का है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की क्या है? दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ। अब इसकी अगर कुछ दूरी हम मान लें dr। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, ठीक है, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग ऐसे एक बार समझ लीजिए, बाकी अभी लिखा देंगे तो इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। चलिए आप लोग इसकी परिभाषा लिखें। तो आप लोगों ने परिभाषा लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो ये लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा से हम लोग इसका फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, देखिए विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता जो होगा, याद रखिए विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो याद रखिए फार्मूला से ये परिभाषा बनी है। देखिए, ठीक है, विभव प्रवणता का ये फार्मूला होता है क्या? देखिए, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? थोड़ा से बना के, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है।
ठीक, या तो आप सीधा लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे विभव प्रवणता, इसको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद विभव में परिवर्तन को माइनस डेल्टा वी अपॉन दूरी में परिवर्तन को डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स दिखाइए या आर दिखाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अगर इसका मात्रक अगर निकालना होगा तो देखिए विभव का मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो अब इसका पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसका मात्रक, तो याद रखिए एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसका दो मात्रक होगा, वोल्ट प्रति मीटर या तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इसके बाद अगर आगे की बात करें तो ये भैया कैसी राशि है, तो याद रखिए राशि कैसी है, तो ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग का अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो याद रखिएगा विभव प्रवणता जो है सदिश राशि है। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका समझिए कि इसकी दिशा कैसे होगी, विभव प्रवणता की जो दिशा होगी वह कैसे होगी। तो याद रखिए इसकी जो दिशा होगी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर। ठीक है, तो याद रखिए दिशा कहाँ होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। उसके बाद यहाँ से अगर पूछ सकता है तो इसकी विमा। ठीक है, तो विमा याद रखिए इसकी। देखिए विमा का मतलब यहाँ पे आप लोग अच्छे समझिएगा, जैसे अभी आपने फार्मूला ये पढ़ा, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग विभव में परिवर्तन की विमा। ठीक है, विभव की विमा क्या होती है, तो याद रखिए विभव की विमा जो होती है m/t⁻³ (e⁻⁻1). ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। अब देखिए उसके बाद ये दूरी है, तो दूरी की विमा। ठीक है, दूरी को x से हम माने तो x की विमा l। ठीक है, और ये विभव की, तो विभव प्रवणता की जो विमा होगी, विमा इसकी होगी क्या होगी, mL/(3e⁻⁻1)/L। ठीक है, क्या होगा अपॉन L। अब ये ऊपर जाएगा तो देखिए ये प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में तो घट जाएगा। ठीक है, तो एक ही बचेगा, इसकी विमा जो कि mL। ठीक है, t⁻³ यही इसकी विमा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को शायद ये ना समझ में आ गया हो, तो यहाँ पे ये देखिए प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये देखिए -1 अगर दो में से घटाएंगे तो केवल 1 आएगा, या तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 1l से 1l कैंसिल, ऊपर केवल बचेगा 1l। ठीक, तो ये विभव प्रवणता था। विभव प्रवणता से इतने क्वेश्चन बनते हैं, और विभव प्रवणता से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो अगली हेडिंग हमें यही देखना है। तो दोस्तों इसकी अगली हेडिंग हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।